देखिए आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, और ये चैप्टर आपने क्लास 12 में डिस्कस किया था और दोबारा डिस्कस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। देखिए सबसे पहले शुरुआत में अपने 12th में क्या सीखा था इस चैप्टर में, आपको एक फॉर्मेट बताया गया था, उस फॉर्मेट को आपने याद किया, कुछ आइटम्स पढ़े, उसमें भर लिया और आपका काम चल गया और आंसर मैच हो जाता था, कैश फ्लो ठीक हो जाता था। यही सीखा था आपने, बस वही हम भी डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेट तो हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको फॉर्मेट से पहले ये जानना है कैश फ्लो पढ़ना क्यों है और रीज़न क्या है इसके पीछे, ये क्या इफेक्ट पड़ता है इसका अकाउंट्स का, वो ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले फ्लो वर्ड का मतलब क्या है, बहना बहाव। जैसे सपोज नदी का पानी बह रहा है, फ्लो है, पाइप से पानी बह रहा है, फ्लो है। तो कोई भी चीज़ जो बहती है वो क्या कहलाता है, बहाव होता है। और फ्लो का मतलब ही क्या है, चेंज होना। नदी का पानी बह रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसका रेट चेंज होता जा रहा है, पहले पानी कुछ और था अब चेंज हो गया। लेकिन एक पानी आपकी बाल्टी में रखा है, वो बाल्टी का पानी चेंज नहीं हो रहा है, वो वैसे का वैसे ही है। वो क्या स्टॉक है आपका, वो कब चेंज, जो कि उसमें इतना इस्तेमाल आप स्टोर कर सकते हो। आपकी 500 लीटर की टंकी के अंदर जितना पानी स्टोर किया है वो क्या स्टॉक कहलाएगा। लेकिन अगर हम नदी की बात करें, हम किसी पाइप की बात करें, कोई फ्लो की बात करें, तो बहाव देखा था, इसमें चेंज देखा था, कितना चेंज हुआ। तो इस चैप्टर में भी आपको यही डिस्कस करना है, कैश फ्लो, कैश का फ्लो पढ़ना है, कैश का बहाव पढ़ना है। जैसे कैश का जो बहाव है वो दो तरीके से होगा, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश आना और कैश जाना। ये जो है कैश का आना है और ये कैश का जाना है, बिल्कुल सही है। कैसे कैश आएगा और कैसे कैश जाएगा वो डिस्कस करना है। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई स्टॉक डेटर्स थे, ओपनिंग में सपोज मान लो 10,000 के थे और क्लोजिंग में मान लेते 15,000 के थे। आपको ना तो 10,000 की एंट्री करनी है और ना ही 15,000 की एंट्री करनी है। आपको देखना है ड्यूरिंग द ईयर कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज है, ये 5,000। आपको ये शो करना है। आपको कैश फ्लो के अंदर हर आइटम का क्या इफेक्ट शो करना है, केवल चेंजेस दिखाने हैं। सपोज छोटा एग्जांपल और देखो, शेयर कैपिटल। आपने 12 में क्या पढ़ा था कि शेयर कैपिटल सपोज मान लो 5 लाख का पहले था, 8 लाख का बाद में हो गया, 3 लाख का इफेक्ट दिखाओगे। बिल्कुल सही, ऐसे करते थे। आपको 5 लाख की एंट्री नहीं करनी है, आपको 8 लाख की एंट्री नहीं करनी है, आपको केवल क्या दिखाना था, आपको केवल डिफरेंस दिखाना था, कितना का उसमें चेंजेस हुआ है। तो कैश फ्लो में चेंजेस की बात की जाती है। अब एक चीज़ लो आप ध्यान देना, आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर, इस कैश फ्लो के अंदर 3 तरह की एक्टिविटी सीखी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक फाइनेंशियल एक्टिविटी। देखिए ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, इन तीनों एक दूसरे लिंक है और 3 तरह की एक्टिविटी आप पढ़ते थे, इन तीनों को ऐड करते थे और बाद में ओपनिंग कैश जोड़ देते थे तो आपका आंसर आ जाता था, क्लोजिंग स्टॉक में मैच कर जाता था, क्लोजिंग बैलेंस के। अब आप क्वेश्चन समझना, अगर सबसे पहले ध्यान दे रहे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी, बिजनेस, पैसा फाइनेंस कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, कंपनी में पैसा आएगा तभी उसके बाद क्या हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। क्योंकि बिना पैसे के आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। मशीन लानी है पैसा चाहिए, फर्नीचर लाना है पैसा चाहिए, सैलरी देनी है पैसा चाहिए, रिनोवेशन करना है पैसा चाहिए। मतलब आपको सारा का सारा फोकस किस पे होना चाहिए, फाइनेंशियल पे, क्योंकि पैसा आएगा तभी उसका इन्वेस्टमेंट पे पैसा खर्च किया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। और अगर इन्वेस्टिंग करोगे तभी क्या होगा, ऑपरेट होगा, बिजनेस ऑपरेट कर पाओगे, प्रोडक्शन होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका मैन्युफैक्चरिंग काम होगा और आपको फिर सेल कर प्रॉफिट कमाओगे। तो अपने क्या देगा, पहला काम क्या, फाइनेंशियल, उसके बाद आती है इन्वेस्टिंग और उसके बाद आती है ऑपरेटिंग। लेकिन हम पढ़ते कैसे थे पहले, नंबर 1 पे इसे, फिर इसे डिस्कस करते थे और फिर यहाँ पर डिस्कस किया, तो तीनों को ऐड कर लिया जाता था। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अभी पहले से लिख लो फिर आज डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपको इधर यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिख रहा,
आपको छोटी सी बैलेंस शीट दे रखी है, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट पहले 10,000 का था प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर का मैं ले लेता हूँ इसे 15,000 का। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, और ये वाली लायबिलिटी कैसे साइड होती है? असेट साइड होता है। अभी केवल समझने के लिए बताया जा रहा है आपको। अब समझना, क्वेश्चन की गहराई समझना क्या कहता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग 10,000 था, क्लोजिंग कितना हो गया? 15,000 हो गए। और इसी तरह आपने देखा था बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल भी लिखते थे 5 लाख, फिर कितना हो गया? सपोज 6 लिख लिया था। फिर ऐसे आपके क्वेश्चन अपने सीखे थे। डिवेंचर्स 1 लाख था, फिर 2 हो गया। कुछ भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एटसेट्रा। करंट लायबिलिटी भी ले सकते हैं, 3 लाख से 4 लाख हो गई है। और असेट साइड भी अब क्या देखते थे? कैश होता था, डेटर्स, मशीन बिल्डिंग, कई सारे आइटम दिए जाते थे। कैश वाला जो आइटम है आपका, कैश वाला आइटम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में सपोज मान लेते हैं 15,000, और करंट ईयर मान लेते हैं 20,000। कोई डाउट यहाँ तक? ये आपको मैंने रफली एक बैलेंस शीट बता दी है, छोटे छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझना भी। आपने क्या देखा कि भैया पहले कैश 15 का था, अब कैश 20,000 का हो गया है। कितने का चेंज हो गया है? आप कह रहे हो कि सर इसमें चेंजेस आया 5,000 का आया है। तो सबसे पहले आपको देखना, जो 5,000 का चेंज होगा वो किसके वजह से होगा? इन तीनों की वजह से होगा। समझ में आया लॉजिक? इसकी वजह से भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, और इसकी वजह से भी होता है। तो अगर हम तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 5,000। आप कैश फ्लो में क्या सीखते थे? आपने कैश फ्लो जब बनाते थे तो बिल्कुल लास्ट में जाते थे। तो क्या करते थे यहाँ पर? एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसमें आप ऐड करते थे ओपनिंग कैश, और यही बैलेंस आ जाता था क्लोजिंग कैश के। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब समझना, ओपनिंग कैश आप कहते हो कि सर ओपनिंग कैश 15,000 है, अब क्लोजिंग कैश कितना है? 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 5,000, क्योंकि ओपनिंग कैश 15 था और क्लोजिंग कैश 20 है, मतलब डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? 5,000 का। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ फील किया कि जो ऐड करने पे, तीनों को ऐड करने कितना आंसर आना चाहिए? 5,000। अगर आपका 5,000 आ गया ना तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ये तो करते थे आप। आपका जो कैश का डिफरेंस है, फ्लो मतलब ये क्या? बहाव है, बहना है। ओपनिंग कैश कुछ और था, क्लोजिंग कैश कुछ और है, कितने का चेंज हुआ आपको वो देखना है। और जो चेंज किसके वजह से हुआ? वो इन एक्टिविटी की वजह से हुआ। फाइनेंशियल भी हो सकता है, इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, और ऑपरेटिंग भी हो सकता है। सपोज आपने कहा कि सर यहाँ पे 3,000, ये 1,000, ये 1,000 हो गया 5,000। आपने कहा कि नहीं सर ऐसा नहीं है, यहाँ 4,000 है, यहाँ 2,000 है, 4 2 6, और ये नेगेटिव में 1,000 है, तब भी 5,000 ही आएगा ना। चेक कर लो, 4,000 प्लस 2,000 6,000, और माइनस 1,000, तो कभी कितना आएगा? 5,000 ही आएगा। तो ये जो आपका मैंने को एग्जांपल जो दिया अभी, उसमें 5,000 का डिफरेंस था ओपनिंग कैश में और क्लोजिंग कैश में। तो जो 5,000 का डिफरेंस होने वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है? इन एक्टिविटी की वजह से होने वाला है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से होने वाला है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐड करने पर कितना आएगा? 5,000 आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो कैश फ्लो का पर्पस ही यही है, कैश का बहाव पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, कितना कैश गया वो डिस्कस करना। और यहाँ पर हर किसी का चेंजेस देखा जाना है। क्या पढ़ना है आपको? हर किसी का चेंजेस पे फोकस करना है। तो उसे नोट करना है तो नोट करूँ। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको 2 मेथड से डिस्कस करना है। एक डायरेक्ट मेथड पढ़ना है और एक इनडायरेक्ट पढ़ना है। इनडायरेक्ट आप क्लास 12 में डिस्कस करके आ चुके हो, लेकिन हम दोबारा डिस्कस करेंगे, बेफिक्र रहो। क्लास 12 में आपको इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाया गया था। अब देखो, डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तीनों बातें ही बनाई जाती है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। यहाँ भी वो 3 बातें ही बनाई जाएगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग,
फाइनेंशियल। ये दोनों बिल्कुल सेम, ये भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहता है, बट इसका थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, ये डिफरेंट है थोड़ा। क्या डिफरेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले इनडायरेक्ट को समझेंगे, इनडायरेक्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर हम डायरेक्ट मेथड चलेंगे। बहुत छोटा सा माइनर चेंज है, वो डिस्कस करेंगे। पहले से कॉपी कर लो। देखिए सबसे पहले आप बनाएंगे, आप इसे फॉर्मेट में देखते हैं। नंबर 1 पे क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग के बाद नंबर 2 पे बनाया जाता है आपका, आप इसे इसी टेबल के नीचे कंटिन्यू करना, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो क्या लिखना है आपको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फिर इन तीनों को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। चलिए ध्यान डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्टिंग में शुरुआत जो करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी से करते हैं। अब देखो फाइनेंशियल एक्टिविटी का फॉर्मेट क्या कहता है। फाइनेंशियल एक्टिविटी ध्यान से समझना, जब पैसा फाइनेंस की बात हो रही है, फॉर सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आएगा ताकि आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर पाओ, क्योंकि बिना फाइनेंस का बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो आपने एक चीज़ देखा, पैसा फाइनेंस करने के लिए क्या इशू होता है, ऑप्शन है इशू ऑफ शेयर्स। सही बात है गलत बात है? अगर आप शेयर्स इशू करोगे, अगर आप मार्केट में शेयर बेचोगे तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो पॉजिटिव में लिखा जाएगा। पैसा आए तो पॉजिटिव में, और पैसा जाए तो नेगेटिव में, ये ध्यान देना है। आपने कहा कि सर शेयर इशू करने से पैसा आता है, तो क्या डिवेंचर इशू करने से तो आता है? इशू डिवेंचर्स बिल्कुल सही है, पैसा आ रहा है। और बताइए पैसा कैसे आएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो गया। बैंक लोन, आपने बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी तो चढ़ गई आपके पास, लेकिन आपके लिए क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड, आपके लिए फाइनेंशियल में आएगा, ये आपके पास पैसा आ रहा है। इसके अलावा क्या आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। देखिए रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब क्या है, आपने डिवेंचर्स का पैसा वापस कर दिया। जितना पैसा आपने लिया था, या तो कुछ पार्ट आपने पे कर दिया, कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज, जो भी आप कंपनी डिसाइड करती है वो वापस कर दिया जाता है। तो आपने क्या देखा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा तो कैसा आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, पैसा जा रहा तो नेगेटिव में आएगा। इसके बाद यहाँ इसके लिख दो, देखो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, पैसा आता है, फाइनेंस कर रहे हो, पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, पैसा वापस कर रहे हो आपने जो लोन लिया था पैसा वापस कर रहे हो, इंटरेस्ट जा रहा है, ये सब किसमें आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। इसके अलावा देखिए 2 आइटम मैं इसके यहाँ लिख रहा हूँ, इन्हीं के नीचे कंटिन्यू करना है आपको। प्रोपोज्ड डिविडेंड, पैसा जाएगा, प्रोपोज डिविडेंड, और एक होता है आपका इंटरम डिविडेंड। देखो फाइनेंशियली आपके पास जो पैसा फाइनेंस से आया वो पॉजिटिव, जो पैसा गया वो नेगेटिव। अब देखो एक डिविडेंड, अभी इसका हम डिस्कस करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक और आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, प्रोपोज डिविडेंड हो गया, इंटरम डिविडेंड हो गया। इसके अलावा आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, इशू डिवेंचर्स हो गया। अब इसे हम क्लोज कर देंगे, यहीं पे ऐड कर लिया जाएगा। फाइनल डिविडेंड, इसको इंटरम प्रोपोज में बात है कि उसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा है, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया, कई सारे आइटम्स में ऐड किए जाएंगे। पहले से लिख लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए फाइनेंस, अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चलते हैं। देखिए इन्वेस्टिंग में आपने पहले फाइनेंस की बात करी, पैसा आया, अब उसे क्या करें, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने यहाँ पे ध्यान दिया, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, आप कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी खरीदते हैं, उसमें जो भी चेंजेस आया, परचेज किया, तो असेट्स तो आता है, लेकिन जाता क्या है,
कैश जाता है, और कैश जब भी जाएगा तो कैसा शो होगा, नेगेटिव में जाएगा। आपने बोला कि सर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है, पैसा जाएगा। ये सारा का सारा क्या है, किसका पार्ट है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो असेट्स में। सेल ऑफ असेट्स, बिल्कुल सही है। असेट्स जिस तरह हम खरीदते हैं तो क्या बेचते भी तो हैं। कोई असेट्स पुराना हो गया हमने बेच दिया, मशीन पुरानी होगी बेच देते हैं। पैसा आएगा, कैसा आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव में। सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स हो गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसी में आ जाएगा। देखिए आपके जो फिक्स असेट्स हैं बैलेंस शीट में मैं आपको बताऊंगा, ये दो तरह के शो होते हैं। एक आपके पास होगा टेंजिबल और एक हो जाता है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें आप देख सकते हैं और इंटेंजिबल जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, जैसे लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सबको आप देखा जा सकता है। तो क्या है आपके लिए, ये टेंजिबल में आता है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क सब क्या इंटेंजिबल में आएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसे ही आपने लिखा सर परचेज ऑफ गुडविल, पेटेंट्स। अगर आप गुडविल खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो कैसा आएगा, नेगेटिव में। एक सेकंड, सेल, अब इसका हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग में ऑपरेटिंग पढ़ने वाला है। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है रेंटल इनकम, पहले ये डिस्कस करते हैं। देखिए रेंटल इनकम, आपके पास रेंट आ रहा है, पैसा आया, इनकम है आपके लिए पॉजिटिव। डिविडेंड इनकम, पैसा आ रहा है पॉजिटिव। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पैसा आ रहा है पॉजिटिव। समझना। अब देखो मैंने आपको गुडविल मैंने यहाँ पर बताया, गुडविल के बारे में डिस्कस करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ, कोई डाउट नहीं। अब देखो गुडविल क्या है। सपोज मान लो आपकी कंपनी की जो रेपुटेशन थी स्टार्टिंग में, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, प्रीवियस ईयर, यहाँ पर लिखते हैं करंट ईयर, और एक और एग्जांपल देंगे यहाँ पर गुडविल। पहले गुडविल 10,000 थी और अब गुडविल मैंने देखा 15,000 हो गई है, ठीक है। और एक गुडविल, अगर एक एग्जांपल हो इस केस में, गुडविल पहले 10,000 थी और अब गुडविल 5,000 हो गई है। क्वेश्चन को समझना, आपकी गुडविल यहाँ पे क्या हो गई है, 10 से 15 हो गई है। गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मतलब आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, चेंज इंक्रीज हो गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, परचेज ऑफ गुडविल पॉजिटिव। परचेज ऑफ गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रहा है मतलब पैसा जा रहा है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पैसा जाता है ना, तो नेगेटिव में आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अब गुडविल 10 की थी 5 हो गई है। आप कहोगे सर यहाँ तो हमने परचेज लिखा, क्योंकि भैया गुडविल बढ़ रही है तो तुमने खरीद लिया, लेकिन कम हो रही है, इसमें क्या लिखे, सेल लिख दें, क्या लिखें, सेल लिख दिया जाए। आपने कहा कि सर ये तो एक तरह से सेल ही तो है ये, क्योंकि जब बढ़ती है कोई चीज़ तो हम परचेज लिखते हैं और घटती है तो हम सेल लिखते हैं एसेट्स में, लेकिन ये सेल नहीं है। आपकी रेपुटेशन खत्म हुई है, मतलब क्या हो गया, ये रिटर्न ऑफ हो रहा है। गुडविल क्या हो गई आपकी, राइट ऑफ हो गई, आपकी 5,000 गुडविल का नुकसान हो गया। इसकी बात हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, समझे। और एक सीधे सीधे कहाँ इसका इफेक्ट पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पड़ेगा। तो ये दो बातों को ध्यान देना है। गुडविल जब बढ़ेगी तो यहाँ आएगा, गुडविल जब घटेगी तो यहाँ पर आता है, क्योंकि वो सेल नहीं है। गुडविल की वैल्यू जो आपकी घट गई है, आपका जो इंटेंजिबल एसेट्स था उसकी वैल्यू डाउन होने लगी है। तो पहले से समझ के कॉपी करो। ट्रेडिंग एंड लॉस पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस सीखा था आपने 11th में। आपने क्या सीखा था, यहाँ पर हम लिखते हैं बाय सेल्स, और यहाँ पर आता है आपका कॉस्ट COGS, वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ जाता है। और यहाँ से क्या निकलता है आपके पास, GP। इसको थोड़ा समझने के लिए एक फिगर के रूप में लिख लेते हैं, 50,000, इसको 40, इसको 30,000 कर दो, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। और यही GP आपको क्या बन जाता था, ये बाय GP इधर बन जाता था 20,000 रुपये। आप बिल्कुल इस तरीके से करते थे आप। और आप इसमें से क्या करते थे, खर्चे माइनस करते थे, इनडायरेक्ट। कौन कौन से खर्चे हुआ करते थे, जैसे सपोज सैलरी देना,
और बताइए डेप्रिसिएशन, और बताइए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो भी इधर ही आएगा। एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 5 मैंने खर्चे लिख लिए। उसके बाद आपके पास क्या आता था, टू नेट प्रॉफिट आता था। 20,000 आप यहाँ लिखोगे और 20 में से हम सपोज मेरे को चाहिए 10,000 प्रॉफिट चाहिए, तो 2,000 सब में भर दो। ये एग्जाम्पल लिया गया, 2,000 2,000, यहाँ भी 2,000 और यहाँ पर भी 2,000। कोई डाउट? तो आपने कहा कि सर हमारे पास सेल था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, जीपी भी आया, खर्चे माइनस करते नेट प्रॉफिट आ गया, यही करते थे आप, और आपने इस तरह प्रॉफिट बता दिया। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब हम यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, 50,000 था। आपने 50,000 का सामान बेचा, पॉजिटिव पैसा आया, क्या माइनस करेंगे इसमें से हम, COGS। कितना COGS है, 30,000। और क्या खर्चा माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी भी कैश का ही पार्ट है, कैश में ही जाएगा, कॉमन सी बात है। कितना कैश गया है, आपने कहा सर 2,000 कैश गए। एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं अभी हम पहले, 2,000 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात करते हैं, 2,000 रुपये। अब जैसे ही मैं डैप लिखने गया, आपने मुझे रोक लिया। क्यों? क्योंकि क्या जो डेप्रिसिएशन है, क्या वो कैश एक्सपेंसेस है कि नहीं है, ये बताओ। डेप्रिसिएशन कैसा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसका कैश में कोई लिंक नहीं है। डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप ऑन मशीनरी, डेप ऑन बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या उसमें कैश वर्ड यूज हुआ? लेकिन यहाँ तो देखो डेप आ रहे हैं, लॉस भी आ रहे हैं। लॉस ऑन मशीनरी की क्या आप एंट्री करते हो, लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही होता था। क्या कैश वर्ड यूज हुआ? तो जब जिस एंट्री में कैश वर्ड यूज ही नहीं हो रहा, कैश का फ्लो ही नहीं हो रहा, तो उसे हम कैश फ्लो में शो करने की ज़रूरत नहीं है। बात पहले समझना। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर केवल कैश की बात करेंगे, कैश का आना और कैश का जाना बात करना है। तो आपने जैसे ही मैं डेप लिखने गया, आपने मुझे मना कर दिया कि सर ये 2,000 यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा, लॉस भी दो जो लिखा है वो भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो कैश में नहीं हुआ है, वो कैसा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो अब जनरली एक बात करूँ, इधर ध्यान देना, 30 और 2 32, 32 2 34 2 तो 36,000। 36,000 अगर माइनस कर दो इसमें से तो कितना आंसर आ जाएगा। अब आप समझना क्वेश्चन, यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ रहा है 10,000 नेट प्रॉफिट, बट यहाँ पे कितना आ रहा है आपके हिसाब से, ये मिसमैच कैसे हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो यहाँ पे कुछ। ये कैश फ्लो बता रहा है आपको, आपके पास रियल में 14,000 का कैश है। क्यों? क्योंकि 50,000 आया और 36,000 गया, 14 का कैश बचा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो कितना प्रॉफिट, कितना 10,000 रुपये है, क्योंकि वो सारे खर्चे माइनस करेगा, चाहे कैश में हो चाहे नॉन कैश में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन कैश फ्लो में जब भी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिर्फ कैश की बात करते हैं, कैश रिवेन्यू, कैश एक्सपेंसेस की बात की जाती है। तो यहाँ पर मुझे डेप्रिसिएशन लॉस की बात नहीं करनी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ तो अपन माइनस करते थे, बट यहाँ पे माइनस नहीं कर रहे। और इसी मेथड का जो नाम है वो क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड। कल हमने बताया था आपको कि अब हमने क्या सीखा था कि आपको 2 पढ़ने हैं मेथड है, डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में क्या पढ़ना था और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फाइनेंशियल एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बिल्कुल कॉमन है, सेम बनती है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिप्रेजेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आपको मैं थोड़ा रीज़न बताऊँगा। ये मैंने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, लेकिन ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं आता है। क्यों ऐसा? इसके लिए कम से कम हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आप हर क्वेश्चन को देखो, आप कुछ क्वेश्चन बुक में देखो, आपको सिर्फ बैलेंस शीट दी जाती है। तो बैलेंस शीट जब दी जाती है तो आपके पास तो खर्चे भी नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है, तो आप ये फिलअप नहीं कर सकते हो। इसलिए डायरेक्ट मेथड आपको नहीं पढ़ाना है। और इनडायरेक्ट जो मेथड है वो थोड़ा बढ़िया मेथड है। क्यों? वहाँ बैलेंस शीट से भी काम चल जाता है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। ये नेट प्रॉफिट आपको यहाँ भी है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में, और नेट प्रॉफिट कहाँ पे भी जाएगा, एक बार
जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक कर लो। आपने कहा सर डेप्रिसिएशन यहाँ भी है और बैलेंस शीट में भी जाएगा, चेक करो कैसे जाएगा, असेट में से माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही है। लॉस यहाँ भी है वहाँ भी जाएगा। तो जब बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो ये पूरा का पूरा उसमें कवर हो जाता है, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी, ये दे चाहे ना दे। तो इनडायरेक्ट मेथड है, थोड़ा बहुत बढ़िया मेथड है, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाता है। तो आपको ये डिस्कस मैं समझाने के लिए बताया। अब मेन हम किस पे बात करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। तो कोई डाउट यहाँ तक, नेट प्रॉफिट तक डाउट बिल्कुल भी नहीं, इसे नोट करें फिर आगे करते हैं। देखिए अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट मेथड है। ये बिल्कुल डायरेक्ट का अपोजिट है, इसलिए क्या नाम है इसका, इनडायरेक्ट मेथड है, बिल्कुल अपोजिट ही है। वहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड में, हम देखो सेल्स से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एंडिंग तक गए थे। लेकिन इस बार जो इनडायरेक्ट में है हम यहाँ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पहले हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, बिल्कुल इन्वर्स चलेंगे। एक बात बताओ, अभी आपने कहा कि सर सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी, कुछ भी खर्चे हो, ये कैश एक्सपेंसेस होते हैं, कैश में जाते हैं। आप कैश में बहुत एक्सपेंसेस कर सकते हो, कई सारे खर्चे होते हैं कैश में। क्योंकि जो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना भी आपको, ये बिल्कुल आपका अपोजिट है किससे, डायरेक्ट वाले से। ठीक है, आपने डायरेक्ट में क्या पढ़ा था, सेल से आपने स्टार्ट किया और एंडिंग तक गए थे, और इनडायरेक्ट में बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना नेट प्रॉफिट से, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड है। आपको उसमें ध्यान देना है। आपने पहले क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस किया और इन कैश एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया, कैश एक्सपेंसेस को माइनस किया था। बट इस बार आपको केवल ये ध्यान देना है, कैश एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, 40, 50, 60, 70, और कंपनी में कैश पे ही काम चलता है। आप कोई खर्चा करोगे तो कैश देना पड़ेगा। बट नॉन कैश एक्सपेंसेस बहुत लिमिटेड है, कुछ होते हैं लाइक डेप्रिसिएशन, गुडविल का राइट ऑफ होना, लॉस वगैरह हो जाना, तो वो चीज़ें ध्यान देनी है। अब आप यहाँ पे देखना, सबसे पहले को यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहला काम हमने सबसे पहले क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट लिखना, वो भी बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले की बात करनी है। इसमें आपको ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखो नॉन कैश में पहला क्या आता है, डेप्रिसिएशन आता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन के अलावा क्या आ सकता है, राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ पेटेंट्स, और बताइए राइट ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस। अब देखिए डिस्कस करते हैं। आपने कहा गुडविल का राइट ऑफ होना, कल आपको मैंने बताया था गुडविल जब आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपने गुडविल खरीदी है, परचेज की है, कॉमन सी बात है, गुडविल बढ़ रही है, परचेज कर रहे हैं, कहाँ पर आ जाएगा, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन गुडविल जब कम होती है ना तो उसे सेल नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं, गुडविल राइट ऑफ हो रही है। क्यों, क्योंकि आप कोई गुडविल बेचते हो क्या कभी, अगर आप गुडविल ही बेच दोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। आपका पर्पस ही क्या है, प्रॉफिट कमाना, और गुडविल ही बेचते हो, प्रॉफिट कैसे कमाओगे। तो गुडविल में क्या वर्ड यूज़ करते हैं, राइट ऑफ, गुडविल कम होने पे। सेम पेटेंट्स में भी है। अब ये प्रीमियरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो समझते हैं। आपने जब कंपनी स्टार्ट करी थी तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, लाइक एग्जांपल जैसे आपने बोर्ड लगवाया, रजिस्ट्रेशन फीस दी, लीगल चार्जेस खर्च किए कई सारे, है ना। आपने स्टार्टिंग में शेयर इशू करने के लिए क्या किया, डॉक्यूमेंट्स, शेयर प्रोस्पेक्टस जारी किया, कई छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते, तब जाकर कंपनी आपकी ग्रो कंपनी चलनी स्टार्ट होती है। ये आपने डिस्कस किया था। अब एक बात बताओ, जो खर्चे आपने कंपनी स्टार्ट करते समय कर दिए, कौन से खर्चे कहलाएंगे, प्रीमियरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इस खर्चे को हम हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते रहते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या वो खर्चे राइट ऑफ जो आप कर रहे हो क्या वो कैश में जा रहे हैं, नहीं, इसलिए मुझे क्या इन्वर्स करना पड़ा, इसे ऐड बैक। डेप, देखो डेप मैंने यहाँ लिखा था, माइनस किया था, तब जाके नेट प्रॉफिट आया था, लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, दोबारा ये ऐड बैक करना पड़ा। जो ऐसे खर्चे जो कैश में नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, और जो यहाँ माइनस हो चुके हैं, उसे क्या कर देंगे, इन्वर्स आके ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है, कैश फ्लो पढ़ना है, हमें कैश कितना आया वो जानना है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डेप पे ध्यान दिया आपने, गुडविल पढ़ा, पेटेंट पढ़ा, प्रीमियरी एक्सपेंसेस पढ़ा। अब एक चीज़ और देखना, अंडर राइटिंग कमीशन।
राइटिंग ऑफ कमीशन, ये राइटिंग कमीशन क्या है, ध्यान से समझना, इसको हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। आपने शेयर इशू किया, शेयर इशू करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, कुछ ऐसे आपने कंपनी के शेयर्स हैं, इसके लिए आपने क्या किया, एक अंडर राइटर के पास गए, उसको आपने कहा कि भैया ठीक है, उसे गारंटी दे दी कि अगर तेरी कंपनी के शेयर मार्केट में नहीं बिकेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तेरी कंपनी शेयर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अंडर राइटर होता है वो, ठीक है। आपने इस बात के लिए वो क्या देना पड़ेगा, उसे कमीशन देना है, बिल्कुल सही है। आपने कमीशन पे कर दिया, खर्चा तो एक बार किया, लेकिन उसको हर बार यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट ऑफ कर रहे हो, लेकिन क्या ये हर बार का कैश एक्सपेंसेस है, नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट को हमने क्या माना, वो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर वो वर्ड आता है तो हम ऐसा ले सकते हैं, है ना, राइट ऑफ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह। ये नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट वगैरह है तो फिर हम एक कैश एक्सपेंसेस ही मान लिया जाता है। तो आपने क्या देखा, अंडर राइटिंग कमीशन मतलब ये है कि आपने शेयर्स के लिए किसी को गारंटी दी, बोला कि भैया तुम मेरे शेयर खरीद लेगा, अगर नहीं बिके तो उसने कहा ठीक है मैं खरीद लूँगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा, मुझे कमीशन देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा और बंदे को मिल जाता है कमीशन। तो ये आपके लिए क्या है, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद आपने क्या देखा, एक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, असेट्स लिख लो इस जगह, मशीनरी लिखना है क्योंकि सारे असेट्स की बात आ जाती है इसके अंदर, मशीनरी, बिल्डिंग। अब एक बात बताओ, आपके पास एक मशीन थी जो 1 लाख की थी और आपने इसे सेल कर दिया 80,000 में, कितने का लॉस हुआ आपको, 20,000 का लॉस हुआ। आपके पास पैसा कितना आया, 80, केवल फ्लो, जो फ्लो है केवल फ्लो 80,000 का फ्लो है, पैसा आया कितना, 80,000। आपके पास जो 20,000 का जो लॉस हुआ है वो दिख रहा है क्या, कभी कैश में है क्या, वो केवल क्या है, नॉन कैश है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा। तो जो भी ऐसे खर्चे जो कैश में नहीं है, नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, उसे क्या कर दिया जाता है, ऐड बैक कर दिया जाता है। उसके बाद हमने क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। अब आप कहोगे सर हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया, एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स किसका पार्ट है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था तब भी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर माइनस किया था कि नहीं किया था, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसका पार्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंस की बात हो रही है। तो इसका 2 जगह इफेक्ट पड़ रहा है, एक फाइनेंशियल में पड़ रहा है और एक यहाँ पे मुझे ऐड क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल का पार्ट है और मैंने क्या कर दिया कि हमें जब प्रॉफिट निकाला था मैंने इसे माइनस किया था, बट इसे ऐड बैक कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, लॉस हो गया, और 1-2 आइटम जो भी क्वेश्चंस में आएंगे वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी के नीचे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो आपको लेस करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जिस तरह नॉन कैश खर्चे होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इस तरह क्या होते हैं, नॉन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी होती है। लाइक एक जैसा छोटा सा एग्जांपल देखना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। आपने क्या बोला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। देखो आपने मशीन बेची 1 लाख की, 1,20,000 में, प्रॉफिट कमाया कितने का, 20,000 का, पैसा कितना आया, 1,20,000। आपने कहाँ शो कर दिया, इन्वेस्टिंग में शो कर दिया। क्या ये 20,000 जो प्रॉफिट हुआ है कैश एक्सपेंस, कैश जो है कैश में आया, टोटल पैसा तो 1,20,000 आया ना, केवल आप इसको फील कर सकते हो कि हाँ मुझे 20,000 का फ़ायदा हुआ है। आप ये कैसे, देखो आपने 1-2 चीज़ें खर्चे होते हैं, एक तो खर्चा आपने किया दिख रहा है, लेकिन एक होता है इमोशनली वाले खर्चे, आपको दिखते नहीं बस फील कर सकते हो आप। लॉस बिल्कुल है, आपकी मशीनरी 50,000 की थी, 40 की बिक गई, पैसा 40 आया वो दिख रहा है, लेकिन 10,000 का लॉस हुआ बस फील कर सकते हो आप, बिल्कुल कॉमन सी बात है ना। प्रॉफिट 20,000 का हुआ, फील कर रहे हो आप इसे। आपके पास ऐसे, लेकिन आप एक नोटिस करना, जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो इसको हम ऐड करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन कैसे हैं ये, नॉन ऑपरेट, नॉन कैश, क्यों, कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है। इसके अलावा एक होता है रेंटल इनकम। देखो रेंटल इनकम में क्या है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, वहां से इनकम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कौन सी इनकम हो गई, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्यों, इसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया, वहां से पैसा आने लगा।
आपने जब नेट प्रॉफिट निकाला था तो उसे माइनस इसे भी ऐड किया होगा, इसे क्या कर देंगे इस बार माइनस। तो ऐसे जो भी इनकम्स आपने ऐड करी थी नेट प्रॉफिट निकालते समय, जिसका बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसे क्या कर दिया जाएगा यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? आपने क्या बताया, प्रॉफिट बताया, रेंटल इनकम बताया, एक और लिख देता हूँ मैं इस जगह, क्या डिविडेंड इनकम, बिल्कुल हो सकता है। एक दो आइटम और होंगे वो ऐड कर लेंगे बाद में। इसके बाद जो निकलता है क्या निकलता है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज वर्किंग कैपिटल, सही है। इसके बाद मुझे क्या करना है, ऐड करना है। आपने क्या सीखा यहाँ पर, आपने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग वर्किंग कैपिटल आया। इसके बाद आपने क्या किया, ऐड किया डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल। अभी क्वेश्चन में बताएंगे, आप जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और कई सारे आइटम होंगे इसमें, डेटर्स भी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मिलेंगे आपको, क्रेडिटर्स भी मिल सकता है, बीपी मिल सकता है, कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब क्या है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ऐसे इसी तरह यहाँ पे जो करंट से बढ़ने वाले होंगे, जो घटने वाली लायबिलिटीज़ होगी वो लेस किया जाता है। तो क्या निकलता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, उसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस करने से क्या निकलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर ये पॉजिटिव में आए तो क्या हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर नेगेटिव भी आ सकता है, ये समझ में आया। दो तरह से एक पॉजिटिव बैलेंस भी आ सकता है और नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसका किस तरह सॉल्यूशन वगैरह निकला है, क्या आंसर है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक चीज़ यहाँ पे देखना क्या लिखा है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखा था। ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट गिवन में नहीं होगा। पहली बात, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। और फाइंड करने के लिए क्या सीखना पड़ेगा, देखिए ध्यान देते हैं। मैं इधर का हटा रहा हूँ, मैं कॉपी कर ले इधर का। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है फाइंड करने के लिए, आपको यहां पर लेना है नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कितना प्रॉफिट कमाया विद इन एक साल के अंदर अंदर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी वाई माइनस पी वाई। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस किया जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल, मैंने पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा था 15,000 और इस साल का प्रॉफिट दे रखा 20,000। कितने का कमाया हमने प्रॉफिट, 5,000 का कमाया। कैसे, 20 माइनस 15 कर दिया। पहले आपने ये लिख लिया। तो बिल्कुल हम स्टार्ट एंडिंग में जा रहे हैं। आपने चीज़ देखा, सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में लास्ट में क्या था, एंडिंग में प्रॉफिट निकलता था। तो वही प्रॉफिट मैंने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट में ड्यूरिंग द ईयर, मैंने कितना प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कमाया है। कोई डाउट यहाँ तक? अब आप देखना, एक हमने एक बैलेंस शीट में आप एक आइटम देखते हो, रिजर्व एंड सरप्लस मिलता है। किसका पार्ट है ये, शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है। और उसमें हम क्या देखते हैं, जनरल रिजर्व आता है। जनरल रिजर्व में क्या पढ़ा था आपने, जनरल रिजर्व भी इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक पार्ट है जो हम सेव करके रखते हैं जनरल रिजर्व, ठीक है ना। क्यों, फ्यूचर के लिए कभी कुछ प्रॉब्लम होगा, दिक्कत है कि बिजनेस वगैरह में, तो यूज़ कर सकेंगे। आपने कितना पैसा ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये भी किसका पार्ट बन जाएगा, नेट प्रॉफिट का। क्यों, आपने सपोज 5,000 प्रॉफिट आपने कमाया और 5,000 आपने ट्रांसफ़र किया, तो इन द आप रियल में देखो ना, सेंस में हो क्या रहा है, 5,000 तो कमाया ड्यूरिंग द ईयर और 5,000 मैंने ट्रांसफ़र भी किया है, आपने 10,000 का प्रॉफिट हो गया आपका। समझ में आया क्यों, क्योंकि 10,000 में से 5,000 आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जनरल रिजर्व में, इन द फ्यूचर के लिए। कोई डाउट यहाँ तक? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन वही मेड मतलब करंट ईयर का। अब ध्यान देना, इसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के लिए एक अकाउंट बनेगा इसका, वो बताऊंगा आपको जो मैं वर्किंग नोट में। ये होता क्या है, प्रोविज़न आपने टैक्सेशन के लिए प्रोविज़न बना के मैं चलाया कि हाँ इतना टैक्स मेरे को बन सकता है, इतना करंट ईयर का हिसाब से इतना प्रॉफिट आपका जो इनकम टैक्स बनेगा वो इतना ही लगभग आएगा, ठीक है। प्रोविज़न, और एक होता है टैक्स पेड, जो आपने देखा था यहाँ हमने माइनस किया था लास्ट में। ये प्रोविज़न बनाना कितना टैक्स बना है और कितना आपने टैक्स पे किया है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कितना टैक्स आपका साल का बना हुआ है।
अब आपको कि इसे हमने ऐड क्यों किया है, सपोज 5,000 मान लेते हैं। अब एक समझना, आपने प्रोविज़न कितना बना के चला, 5,000, ठीक है। अब मान लो टैक्स पेड भी 5,000 ही मान लेते हैं, छोटा एग्जांपल इधर भी ले लेते हैं 5,000। आपको एक बार इसे ऊपर ऐड करना है और लास्ट में वो क्या हो जाता है, माइनस। इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऐड हो गया और लास्ट में 0 माइनस हो जाता है। अब ध्यान देना, 5,000 प्रॉफिट आपने कमाया ड्यूरिंग द ईयर, 5,000 आपने ट्रांसफ़र कर दिया और 5,000 क्या बना के चल रहे हो, प्रोविज़न। भैया 5,000 मुझे टैक्स में प्रोविज़न देना है, क्या दे दिया, क्या नहीं, क्या दिया, अभी जितना हम देंगे वो बात करेंगे, वो माइनस क्या है, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, कैश का आउटफ्लो है। इसमें कैश का कोई भी आउटफ्लो और इनफ्लो नहीं है। बात सुनना ध्यान से, आपने केवल ये मेंटेन किया है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। क्या सीखा आपने अब तक कि ये जो भैया टैक्स था वो मेंटेन था, आपने जो मेंटेन किया है, लेकिन पे कितना किया वो हम बात यहाँ करते हैं। अभी मैंने एग्जांपल में दोनों 5-5 कर दिया, वो डिपेंड करता है, वहाँ हो सकता है 4 ही हो, 3 ही हो, ओपनिंग क्लोजिंग पे डिपेंड करता है बैलेंस पे। तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, प्रोपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो भी PY वाला। सपोज 5,000 लेते हैं। अब आप समझना, आपने प्रपोज डिविडेंड क्या बोला कि भैया हमें प्रपोज डिविडेंड देना है, 5,000 रुपये टैक्स देना है, ठीक है। क्या है आपका प्रपोज डिविडेंड, आपने क्या लिखा है, PY, पिछले साल का पे होगा। तो पिछले साल का जो पैसा पे होगा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, वहाँ तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड हो रहा है ना, ये ध्यान दो, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है। और एक लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे, इंटरिम, ये भी पेड वाला लिया जाता है, PY। सपोज ये 5,000 ले लो, तो आपके पास 5 पंजे 25, ये क्या बन जाएगा, 25,000 रुपये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। नेट प्रॉफिट में इनको ऐड करने से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और लास्ट में आपको क्या काम करना है, इन्वेस्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट और फाइनेंशियल एक्टिविटी का प्रॉफिट को जोड़ना है। और उसमें क्या ऐड करना है, ओपनिंग के बैलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड किया जाएगा और क्लोजिंग वाला माइनस किया जाता है। पहले से लिखो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे अब उसके बाद लास्ट में क्या करना है, एडिंग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी आपने क्या क्या सीखा, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग सीखा, पहले इन्वेस्टिंग सीखा, फाइनेंशियल सीखा। सबसे पहले आपको मैंने फाइनेंशियल बताया था, फिर इन्वेस्टिंग बताया था, फिर ऑपरेटिंग बताया। तीनों के प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तीनों के फ्लो को, कैश फ्लो को। इतना करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन ये कैसा वाला होना चाहिए, ओपनिंग वाला लेंगे। और ओपनिंग में क्या क्या आ सकता है, कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक भी आता है, करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। देखो ये भी ना, करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों, करंट इन्वेस्टमेंट है, हम कभी भी चाहे तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कैश का पार्ट माना जाता है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं, क्या, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये भी किसका पार्ट है, कैश का। और इतना करने के बाद फाइनली ये जो आंसर आपका आया है वो किससे मैच होना चाहिए, क्लोजिंग वाले से। और सेम क्लोजिंग वाला यही आइटम है, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी यहाँ ऐड करके ये मैच कर जाएगा। तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं, कॉपी करो इसे।